ठीक है। चैप्टर 4 अपना पार्ट टू के में कहां से कहां तक है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं ना। पार्ट 2 में कहां से कहां तक है? पहला है मैग्नेटिक फोर्स किस पर मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? q v क्रॉस b, है ना। और क्या था उसमें? फिर इस फोर्स के बारे में बताया गया कि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम रहेगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। स्पीड सेम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स जीरो होगा, है ना। ये सब बातें बताई। फिर उसके बाद बताया भाई इस फोर्स के वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा कैसा रहेगा। अगर v और b के बीच में एंगल जीरो रहेगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, v और b के बीच में 90 डिग्री रहेगा तो पाथ सर्कुलर रहेगा, और कुछ एंगल थीटा होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर होगा, वो वाला कंपोनेंट सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और इसके पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसा पाथ बनेगा? हेलिकल पाथ बनेगा, है ना, हेलिकल पाथ बनेगा। तो ये तीनों पाथ पढ़े थे। फिर उसके बाद पढ़ा था कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फोर्स तो लगता ही है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है। तो दोनों फोर्स लगते हैं, एक चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो इन दोनों के कंबाइंड फोर्स को बोला गया लोरेंज फोर्स, है ना। और फिर लोरेंज फोर्स की एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसमें वेलोसिटी अगर e/b के बराबर हो तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर कम हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा। तो ये सब पढ़ा था। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने इन सभी टॉपिक्स के, है ना, पार्ट 2 के। ये सब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन था एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है i कैप माइनस j कैप। चेक करना अपने में यही है क्या। और एक्सलरेशन दिया हुआ है 2i कैप प्लस xj कैप। किसका एक्सलरेशन है? चार्ज पार्टिकल पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगा तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन आया वो एक्सलरेशन है ये, ठीक है। और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है ये। पूछा है फाइंड x। मैं आज उस पे पेपर बना रहा था तो मैं चेक कर रहा था, तो मुझे पता लगा उसमें ये क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है फाइंड x वाला क्वेश्चन कि x की वैल्यू बताओ यहाँ पर। तो सिंपल मैंने आपको हिंट भी दिया था। क्या हिंट दिया था? कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, है ना। तो मैंने कई बार बताया कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? q v क्रॉस b, ये फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। और एक्सलरेशन कितना आएगा? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। तो हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन बराबर q v क्रॉस b, ठीक है। तो यहाँ से एक्सलरेशन क्या आ जाएगा? q अपॉन m, ठीक है, ऐसे कर लो सॉरी। हाँ, एक्सलरेशन आया v क्रॉस b, फोर्स भी आया v क्रॉस b। या तो ऐसे कर लो या फिर फोर्स की प्रॉपर्टी यूज करो। मैंने कहा वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज होगी। तुम बताओ, ये वाला बताया q v क्रॉस b, और इसी फोर्स की वजह से एक्सलरेशन आया, इसी फोर्स की वजह से क्या आया? एक्सलरेशन। या ये कह सकते हैं हम फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होगा? एक्सलरेशन। फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सलरेशन होगा,
बताओ इस वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या पता लगता है? क्या ये पता लगता है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? ये वाली बताई थी मैंने। जब ए क्रॉस बी का आंसर सी वेक्टर होता है तो सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो आंसर आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और हम ऐसा कहते हैं कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर जिसमें ए और बी होंगे, तभी तो दोनों के परपेंडिकुलर हो पाएगा, है ना। तो ऐसे ही है, यहाँ पर फोर्स वेक्टर है बी क्रॉस बी के, तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा बी के भी और फोर्स परपेंडिकुलर होगा बी के भी। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी है। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मान लो वेलोसिटी ऐसे है फोर्स ऐसे, तो क्या एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो बस यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमें दिया हुआ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए डॉट वी, दोनों का क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट। एक्सेलरेशन क्या है? 2 आई कैप प्लस एक्स जे कैप, एक्सेलरेशन लिखा हमने, डॉट प्रोडक्ट डॉट, और वी वेक्टर लिखेंगे हम आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। क्या होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? तो तुम्हें याद दिला दूं मैं, आई वाले का आई के साथ हो जाता है और जे वाले का जे के साथ। डॉट प्रोडक्ट ऐसे सॉल्व होता है अगर आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दिया हुआ हो तो किसका? इसके साथ इसके मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या है? आई कैप के साथ 1 और यहाँ क्या है? 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है। और इसका इसके साथ हो जाएगा तो माइनस एक्स, है ना। और ए और बी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। ए डॉट बी का 2 तरीके से सॉल्व होता है, एक तो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और आई कैप डॉट जे कैप के फॉर्म में दे देता है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब इस दोनों फॉर्म में, इस फॉर्म में इस तरीके से सॉल्व करो तो क्या होगा बताओ? ए का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड और cos 90। ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना, तो cos 90, और ये कितना हो गया? 0 इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अच्छा यूनिट क्या आएगी? क्योंकि एक्सेलरेशन है ये, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पर? डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको ऐसे सॉल्व करना, आई और जे के फॉर्म में हो तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होता है। इस तरह से आंसर आएगा, लिख लो इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा है। ये कैसे सॉल्व हुआ इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अगर तुम्हें नहीं आता तो। 2 आई कैप का आई कैप के साथ क्या हुआ देखो, 2 आई कैप डॉट आई कैप, ऐसे ही होगा। 2 आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बताओ? 2 आई कैप, तो ऐसे ही सॉल्व होगा। इसका मैग्नीट्यूड 2, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 1। अच्छा ऐसा करो, 2 को बाहर छोड़ दो, आई कैप डॉट आई कैप, यही है 2, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल cos 0। आई कैप एक्स डायरेक्शन में, दूसरा आई कैप भी एक्स डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या लिखा हमने? 2। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों? 2 आई कैप और इसको लिखो डॉट माइनस जे कैप, ठीक है। तो 2 बाहर, -2 बाहर ले लो, आई कैप डॉट जे कैप, ये पहले बता चुका, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। कैसे होगा? माइनस इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और इनटू में cos आई कैप इस तरफ जे कैप इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 0, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना जब भी कुछ हो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप ऐसे कुछ हो और डॉट करना हो B1 आई कैप
प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो क्या आता है, A1 का B1 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करो, A2 का B2 के साथ करो और A3 का, ठीक है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 होता है और आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप 0 होते हैं। अरे आता है ना डॉट प्रोडक्ट, तो वही है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जिसमें Q अपॉन M की वैल्यू दी हुई है 0.2, यूनिट क्या होगी बताओ, ऊपर कूलम नीचे किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम, जिसकी वेलोसिटी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप और मैग्नेटिक फील्ड है 5i कैप प्लस 2j कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या फोर्स निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज बाय मास दिया हुआ है ना, कोई और फोर्स देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q, ठीक है, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से m नीचे चला जाएगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका Q अपॉन M, ठीक है। Q अपॉन M की वैल्यू दी हुई है इन्होंने और V क्रॉस B आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका बता देता हूँ मैं तुम्हें क्या सॉल्व होगा, कर देते हैं। एक्सेलरेशन बराबर 0.2 आई कैप, देखो वैसे एक तरीका है, पहले बता चुका हूँ मैं, पर इस वाले डायरेक्ट से भी हो जाएगा। ये करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 और ये आई कैप है, एक आई कैप है, आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। मैं बताया आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप क्या होता है 0, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप और सॉरी आई जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप 1 होता है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है। और आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या आता है के कैप, जे कैप डॉट के कैप क्या आता है आई कैप। ये दोनों क्वेश्चन तो बस डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, उस बात पर डिपेंड करता है। और के कैप डॉट आई कैप जी कैप, ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा और आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 4 आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है।
फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -15 जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6 जे कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर आ गया, एक्सप्रेशन बराबर 0.2, ये तो हो गया 0 और ये 0। अब बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप कहाँ गया, अच्छा क्रॉस है, बोलो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, के कैप, तो आ गया 4 के कैप और ये हो गया -15 माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप है के कैप और जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस के कैप। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.2 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के कैप, 19 दूनी 38, 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। करा था तुमने पहले, नहीं हुआ था, हो गया था, क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ। और इसे पिछला वाला उसमें थोड़ा दिमाग लगा, हो गया, फिर हो गया था या कहीं से देखा था, नहीं हो गया था, मैं वही पूछ रहा हूँ खुद से। ऊपर भी है पानी बोतल, ले लेना। कौन कौन से नहीं हुए तुम्हारे, मेरे देखो आपस में डिस्कस कर लो जो जो नहीं हुआ। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस रीजन में, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है ए, उसको v स्पीड से मूव कराया गया और कुछ ऐसे चला गया, है ना। तो बताना था नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल किस नेचर का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है। तो बताओ अगर ऐसे गया है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, बोलो। हाँ भाई यतेंद्र, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है इस पे, v ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स ऊपर लगती,
ऊपर लगती तो ऐसे जाना चाहिए था। अरे फोर्स ऊपर लगती है, हम मान ले इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है तो बी क्रॉस बी, फोर्स ऊपर लगती तो ऐसे जाना चाहिए था, पर गया कैसा है, नीचे। तो मतलब इस पे जो फोर्स लगी है वो कहाँ लगी है, नीचे। नीचे लगी है तो यहाँ कहीं सेंटर रहा होगा, तो ऐसे घूम गया। ये तो बताया था मैंने कैसे घूमता है, ये सेंटर है, ये वेलोसिटी है, तो ऐसे घुमा। कैसे घुमा वो पहले ही बता रखा है। तो मतलब कैसा चार्ज पार्टिकल है, ए इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, समझ आया क्यों? हाँ भाई, ये पता है ना ये नेगेटिव क्यों है, तो फिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? फिर यहाँ पे स्टेट वाला छोड़ो, तुम ये बताओ ये वाला नेगेटिव क्यों है, ये बताओ अभी। अभी बताया भाई, अगर ये पॉजिटिव होता तो V क्रॉस B फोर्स ऊपर लगती तो यहाँ से कहीं सेंटर होता, यहाँ कहीं सेंटर होता, ऐसा घूमना चाहिए था इसको, लेकिन घूमा कैसे है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। मतलब इस पे फोर्स ऊपर ना लग के नीचे लगी, नीचे लग रहा है। पॉजिटिव होता तो फोर्स ऊपर लगती, नेगेटिव है इसलिए फोर्स नीचे की तरफ लगी, इसलिए चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव। बस नेक्स्ट क्या था, ये रहा, कोई पार्टिकल है D और V स्पीड से आ रहा है ऐसे, और ऐसे घूम के ऐसे निकल गया, बताओ V क्रॉस B पॉजिटिव होता तो नीचे की तरफ फोर्स लगती, पर लग रही है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स, ये समझ आ रहा है तुम्हें? तो इसलिए कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है C चार्ज पार्टिकल, वो कुछ ऐसे घूम रहा है, यानी मान लो इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसे है ना, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, यानी यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो ऐसे घूम रहा है वो, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो D हमारा आया नेगेटिव, B आया है सॉरी C पॉजिटिव आया, और एक चार्ज पार्टिकल है B, वो डायरेक्ट ऐसे चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे भाई, वेलोसिटी भी है इस पे, चार्ज भी है इस पे, फिर भी फोर्स जीरो है, सीधा चला ही जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि V और B के बीच में 0 डिग्री एंगल हो भाई, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री एंगल है। तो फोर्स जीरो होने का देखो कई कारण होते हैं, फोर्स जीरो के Q V B साइन थीटा। अगर ये सीधे रास्ते जा रहा है यानी फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो चार्ज जीरो हो, या वेलोसिटी जीरो हो, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या एंगल जीरो हो, एंगल जीरो या 180 हो, है ना। यहाँ पर देखो वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल जीरो और 180 भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मतलब एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो यही जीरो होना चाहिए। तो मतलब इसका चार्ज क्या है, जीरो, चार्ज जीरो, यानी बी कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऐसे होगा ये। ठीक है, लिख लो जल्दी से। पानी बोतल दो।
ठीक है, लिख लिया। एक और क्वेश्चन था ना ऐसा, वो और कर ले, वो तो कर लोगे अब तुम। चलो इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन ये था। तो इसमें स्पेसिफिक चार्ज बताना था। हाँ अभी बता रहे हैं, वही वाला क्वेश्चन, पहले ये वाला कर लेते हैं। प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के साथ एंगल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इसलिए रखा ताकि तीनों की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना सके। वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कह रहा है 90 डिग्री के साथ छोड़ा गया कौन कौन से चार्ज पार्टिकल को? प्रोटॉन को, ड्यूट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को। इन तीनों को अलग अलग वेलोसिटी से, मतलब इन तीनों को प्रोजेक्ट किया गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो पहला है सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, पहला है सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तीनों की स्पीड सेम। तो जो ये सर्कल बनाएंगे, जो ये सर्कल बनाएंगे, सर्कल को बनाएंगे, बताओ। अरे सर्कल बनाएंगे ना ये, क्यों सर्कल बनाएंगे बताओ? ये हाँ बताओ। फोर्स लगेगा तो हेलिकल भी तो बना सकते हैं। नहीं, एंगल पे किसी एंगल पे नहीं लग रहा, 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। जीरो पर लगता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हैं। वी और बी के बीच में एंगल जब 90 डिग्री होता है तो कौन सा पाथ बनाते हैं? सर्कुलर। तो वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो सर्कुलर पाथ बनाएंगे। तो सर्कुलर पाथ बनाएंगे तो रेडियस बनेगी, सर्कल की रेडियस होगी, तो उन तीनों का रेशो बताना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी। क्या तीनों चार्ज पार्टिकल के लिए बी सेम है? हाँ। चलो वैसे भी कट जाएगा, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होगा बताओ? प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा? मास कितना प्रोटॉन का, m मान लेते हैं, चार्ज प्रोटॉन का E मान लेते हैं, और वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b, है ना, इसको अंदर रख लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पर ड्यूट्रॉन का देखते हैं। ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m, ये लिखवाए हुए मैंने चारों के, लिखे हुए आपने, कोई बात नहीं लिखवा दूंगा अभी मैं, ठीक है। तो ये बता देता हूँ, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 2m। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वही होता है जो प्रोटॉन का होता है। ड्यूट्रॉन के अंदर होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के अंदर एक प्रोटॉन ही होता है। ड्यूट्रॉन के अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होता है, वही है। अच्छा, तो दो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो मास तो हो गया 2m। चार्ज कि प्रोटॉन के पास ही है चार्ज, तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसलिए चार्ज E हो गया। और वेलोसिटी वही है सेम, स्पीड तो तीनों की सेम ही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी। अल्फा पार्टिकल के लिए बताओ। अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन का मास 2m और 2 न्यूट्रॉन का मास 2m, तो टोटल हो गया 4m, मास हो गया 4m। चार्ज 2 प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो 2e। और वेलोसिटी वही सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया गया। तो भाई रेशियो बताना तीनों का, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा mv अपॉन eb, रेशियो 2mv अपॉन eb, रेशियो 4mv अपॉन 2eb, ठीक है। mv से mv कैंसिल, eb से eb कैंसिल,
यहाँ बचेगा 1:2 और ये 2 से कट जाएगा, 1:2:2, ये आंसर आएगा, है ना। ऐसे आंसर आएगा। तो मतलब रेडियस ऑफ किसकी रेडियस ज्यादा होगी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की। देखो 2:2 आया दोनों का, इन दोनों के सेम होगी, और इसकी रेडियस इन दोनों कम होगी, आधी रेडियस होगी किसकी, इसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन छोटे सर्कल पाथ में घूमेगा, ये बड़े सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, इनका रेडियस डबल होगा, है ना। ये बड़े सर्कल में घूमेंगे, ये छोटे सर्कल में घूमेगा, ये होगा आंसर, लिख लो। ये है चार्ज और मास, प्रोटॉन का, ड्यूटेरियम या न्यूट्रॉन का, ट्रिटियम और अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। सीबीएसई का पेपर बन देंगे कई सारे ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो दिमाग खराब करने वाले पेपर ज्यादा हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन इतना लेंथी और इतना कैलकुलेशन वाला, बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला। एक एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट दे रखे हैं, और फिर वो इतने लेंथी। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो इस बार जेईई मेंस में भी आया था, वो 4 नंबर का आता है जेईई मेंस में, इन्होंने 1 नंबर में डाल रखा वो क्वेश्चन। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जबकि उसमें तो सॉल्व भी करने के लिए नहीं होता है। उसमें तो भाई तुम सीधा कैसे भी आंसर निकालो, बस टिक करना है, या फिर यहाँ तो तुम पूरा लिख के दिखाओ। लेकिन 1 नंबर का दे रखा था, इन्होंने वैसे टिक करने का दे रखा था, पर बात वही है, 4 नंबर का क्वेश्चन तुम 1 नंबर में डाल रहे हो। अब जैसे इसमें था, इस चैप्टर 3 में क्वेश्चन कैसे थे, करंट निकालो, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ई की वैल्यू ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, सारी वैल्यू रखो, फिर सॉल्व करो, आंसर निकालो। बहुत लेंथी हो जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन थे। बार आपने सीबीएसई के लेवल से बनाया तुम्हारा S7 का, S7 का, हाँ लगभग 8 नहीं, PT2 का तो तुम्हारा सही है। S7 का मैंने 8, 9, 10, 11, मेरे साथ 20-22 नंबर का आसान है, बाकी बाकी वही है, उसी लेवल का है S7 का, ठीक है, हो गए। सीबीएसई लेवल का। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फिर से रेडियस निकालो, रेडियस का रेशो निकालो। अगर उनका सबका, यहाँ पर क्या था, सबकी स्पीड सेम थी, अब कह रहा है सबका मोमेंटम सेम हो, सबका क्या सेम हो, मोमेंटम। तो मोमेंटम सेम हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ रेडियस का,
मोमेंटम सेम होगा तो फॉर्मूला लगेगा P अपॉन QB। QB। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा P अपॉन प्रोटॉन, मोमेंटम हमने P मान लिया, m, अरे मोमेंटम क्या होता है, mv तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सबका मोमेंटम सेम है। अब तो सबका मोमेंटम P है, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम अपॉन QB। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा P अपॉन Q। Q कितना है प्रोटॉन का, रहेगा ना प्रोटॉन का Q यानी चार्ज E। ड्यूटोरियन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, P अपॉन Q कितना है ड्यूटर, E। और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P अपॉन 2E। अल्फा पार्टिकल के लिए 2EB। तो रेशियो निकालना है, तो हो जाएगा रेशियो बताओ P अपॉन QB रेशियो P अपॉन सॉरी P प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का EB रेशियो। ठीक है, P से P कैंसिल, EB से EB कैंसिल, क्या बचेगा 1:1:1 अब यहाँ देखो 1/2 आ रहा है, तो इसको कैसे सही करें, ऐसा करो इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, मतलब नीचे 1 है ना, इसके नीचे 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 1 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, इसका रेशियो 2 है ना, सॉरी एलसीएम 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2:1, यानी प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में, है ना, तो अगर मोमेंटम सेम होता है तो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रोटॉन का मोमेंटम चलो mv है, ड्यूट्रॉन का मोमेंटम mv ही है ना। अब जबकि ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m और चार्ज तो कितना होता है 2e, चार्ज E होता है ना, चार्ज E होता है। तो मास 2m है, मोमेंटम mv है, तो वेलोसिटी आधी हो गई होगी, वेलोसिटी इसकी क्या आ गई होगी, आधी हो गई होगी, तभी तो इसका मोमेंटम mv आया था, और उसमें क्या हुआ होगा अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4m, तो उसकी वेलोसिटी हो गई थी v/4, तो इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या आया mv, मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत कम रही होगी, इसकी वेलोसिटी आधी हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी v ही रही होगी, इस वजह से इन तीनों का मोमेंटम क्या बन गया, सेम बन गया। तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से और फिर अगला वाला निकालो, निकाल लिए तुमने तीनों चारों हो गए, हाँ भाई लिख लिए, चलो तीसरा वाला निकालो। तीसरे में क्या कह रहा है, क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, नीचे तो QB और P की जगह आ जाएगा √2mk, k इज द काइनेटिक एनर्जी, √2mk, k इज द काइनेटिक एनर्जी। और क्या कह रहा है, K सेम है, क्या कह रहा है, K सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबके लिए K ही रहेगी और बाकी सबके लिए अलग हो जाएगी। करो जल्दी से, रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। हो गया, तो बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा ये वाला, कौन सा, ये वाला √2mk। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 2mk अपॉन, सॉरी हाँ m तो m ही है, चार्ज कितना हो जाएगा E, यहाँ तक
ठीक है, ड्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √2, बोलो m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा ना, अरे ना 2m, ओके तो k ही रहेगा अपॉन e कितना है, e ही है, e की वैल्यू 1.6 टाइम्स फॉर्म -19। और अल्फा पार्टिकल के लिए बताओ फॉर्मूला, 2 into 4 किसका मास, mk, किसका बोलो बोलो, अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला है 2m, m कितना है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का m m4, 4m, काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, वो k हमने मानी है, तो k अपॉन चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल का 2e, 2eB, ठीक है। अब तीनों का रेशो करना है, तीनों का रेशो कर दो भाई, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितना आ जाएगा, √2mk अपॉन EB रेशियो √4mk 8mk 2EB, ठीक है, EB से EB कैंसिल, तो बचा क्या, √2mk रेशियो √4mk रेशियो और अपॉन में क्या है 2, √m कैंसिल, √k कैंसिल, बचा क्या, यहाँ लिख लेते हैं, बताओ, यहाँ बचा √2, √4 और यहाँ तो √2 √4 होता है 2, √4 होता है 2 और ये होता है 2√2 अपॉन 2, √8 होता है 2√2, √8 को सॉल्व करोगे आएगा 2√2 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 रेशियो √2। अब कैसे काटे इसको, 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, 2 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से √2 कैंसिल, तो बचेगा 1 रेशियो √2 रेशियो 1, ठीक है। तो किसकी वो ज्यादा रहेगी रेडियस, √2 वाले, हाँ मतलब ये वाला कौन सा है, ड्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम रहेगी। तो देखो किसी की भी रेडियस किसी के बराबर आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन के उनको सेम मोमेंटम से भेजा जा रहा है, सेम काइनेटिक एनर्जी से भेजा जा रहा है या सेम स्पीड से भेजा जा रहा है, ठीक है। और इसमें लास्ट वाला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाला कर लोगे, हैं कर लेना, हटा दे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले में फॉर्मूला लगेगा ये वाला, √2mk k की जगह आ जाएगा चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन QB, ऐसा जाएगा,
1/√2/√2 है ना। तो इसमें क्या रखोगे, प्रोटॉन के लिए रखोगे m की जगह m रखोगे, q की जगह e रख दोगे और यहाँ q की जगह e रख दोगे। ये पोटेंशियल v है, ये वेलोसिटी वाला v नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, पोटेंशियल वाला v है। न्यूट्रॉन के लिए क्या रखोगे, m की जगह रखोगे 2m और q की जगह क्या रखोगे, e। ठीक है। अल्फा पार्टिकल की जगह क्या रखोगे, अल्फा पार्टिकल m की जगह 4m और q की जगह 2e। q से q कट जाएगा है, नहीं कटेगा, वंडर रूट में है ये, बिना है ना, अगर काटोगे तो नीचे रूट रह जाएगा है ना। इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे रख सकते हो इसको, r 2m डेल्टा v और इससे अगर इसको काटोगे तो रूट q रह जाएगा और यहाँ भी रह जाएगा। ठीक है, और फिर तुम रख लेना m को यहाँ रखना, q को यहाँ और सॉल्व करना। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे कंसेप्ट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बताओ कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोलते हैं आई कैप और वाई एक्सिस को बोलते हैं जे कैप। और आई क्रॉस जे करोगे तो किस तरफ आएगा, के कैप की तरफ। तो करो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो थंब जा रहा बाहर की तरफ, यानी के कैप की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। ठीक है, और ये कैसा आया, ये यहां से आया था। तो आप थंब क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप 2 मिनट में बता सकते हो, अगर x यहाँ है y यहाँ है तो z कहाँ है, z यहाँ है x यहाँ है तो y कहाँ है, ये सब बता सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा k आ जाएगा बाहर की तरफ। डॉट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या था, क्वेश्चन था कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसको ओरिजिन से मूव कराया गया, यहाँ से मूव कराया गया v स्पीड देके। किस डायरेक्शन में v स्पीड दी है, किस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी दी है x डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर कुछ टाइम t के बाद, कुछ टाइम t के बाद शुरुआत में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 0, 0,0,0,0,0,0 और x में 0, y में 0 और z में है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ इस डायरेक्शन में, बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, पानी बोतल निकाल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। अरे वेलोसिटी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 90। तो क्या सर्कल और पाथ में घूमेगा, हाँ, कौन से सर्कल में घूमेगा, ये ऐसे, ये नीचे इस वाले प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अरे बताए ये ऐसे है v क्रॉस बी, सॉरी v क्रॉस बी है ना, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा क्योंकि फोर्स यहीं लग रहा है, तो इस सर्कल में घूमेगा। कौन सा प्लेन में है ये वाई साइड प्लेन में है, वाई साइड, बोलो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन नहीं है, एक्स वाई प्लेन है, ये है जेड डायरेक्शन। वाई जेड प्लेन पता कौन सा है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये, तो ये है वाई जेड। हमारा कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसी में लाई कर रही है, तो ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो टी टाइम के बाद मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल के यहाँ ऐसे घूमेगा, तो यहाँ कहीं आ गया और इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ऐसे, बोलो क्या वेलोसिटी चेंज हुई, बोलो
क्या वेलोसिटी चेंज हुई? स्पीड चेंज हुई? धीरे स्पीड नहीं हुई। बोलो, स्पीड स्पीड चेंज हुई? नहीं। क्योंकि पहले बताया हुआ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? बोलो, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज करता है क्या? नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है क्या? नहीं करता है ना। पावर कितना डिलीवर करता है? 0। और वर्क डन कितना डिलीवर करता है? वर्क डन कितना करता है? 0। क्या वेलोसिटी चेंज करता है? करता है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है? लगाता है। बिल्कुल। जो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से कितना एंगल घूम गया? ये थीटा एंगल। शुरुआत में ऐसे था और अब ऐसे हो गया, कितना एंगल घूम गया? थीटा घूम गया। ठीक है। शुरुआत में रेडियस ऐसा था, क्या वैसा हो गया? हाँ। तो ये एंगल कितना होगा? ठीक। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और वेलोसिटी किसके अलोंग होंगे? बोलो, वेलोसिटी। एक्स एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी होती है सर्कल के अलोंग टेंजेंट। सर्कल पे टेंजेंट के अलोंग होती है। जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पता लग जाएगी। इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है वो पता लग जाएगी, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लग जाएगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? टेंजेंट डाल दो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन टेंजेंट डाल दो। तो सिमिलरली इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इस पर टेंजेंट डाल के पता लग गई। दूसरी चीज, जब भी सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं तो वो क्या होता है? रेडियस। और रेडियस वाली जो लाइन होती है वो वेलोसिटी के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। अरे मैथ में पढ़ा है तुमने टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज में कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये है रेडियस और ये है टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? बोलो, इन दोनों का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, ये रेडियस ऐसे है और ये वेलोसिटी ऐसे है, तो यहाँ पे भी कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे रेडियस ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे, 90 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा पीछे करो हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है। और ये पीछे करा, ओके, ये हो गया, इसको पीछे कर लिया हमने। इसको थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये एंगल, ये कौन सी लाइन है? वेलोसिटी की टेंजेंट लाइन। और ये वाली कौन सी लाइन है? ये वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल थी और हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे घूम गई? भाई पहले वेलोसिटी ऐसे थी, ऐसे थी पहले वेलोसिटी, और अब ऐसे आ गई, तो कितना एंगल घूम गए? थीटा एंगल। अब मैंने इस वाली वेलोसिटी को, इस वाले एंगल को पीछे मिला लिया और इस वाली डायरेक्शन को पीछे कर दिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ठीक है, हमें यहाँ प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये निकालना है, वो तो पता है। ये होगा कितना? ये होगा अपना थीटा, यानी जितना यहाँ से यहाँ घूमा है ना उतना ही रेडियस में भी घूमा है। रेडियस में जितना घूमा है यहाँ से उतना ही वेलोसिटी में घूमा है, ठीक है। तो वेलोसिटी पहले ऐसे थी शुरुआत में और बाद में ऐसे हो गई। पहले ऐसे थी और ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल घूमा। तो रेडियस में भी हम कितना घूमे? थीटा एंगल ही घूमे, ये प्रूफ करना है। तो ये थीटा हो गया,
और ये है टेंजेंशियल लाइन, और ये कौन सी लाइन है? रेडियल, रेडियस वाली लाइन। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो। टेंजेंशियल लाइन, ये रेडियल लाइन, और रेडियल और टेंजेंशियल के बीच में एंगल कितना होता है? ये रेडियल और ये टेंजेंशियल के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 90। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये एंगल, ये है भैया हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? क्या तीनों का एंगल 180? तो ये है 90 प्लस ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा प्लस ये एंगल x इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा प्लस x इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गया, तो यहाँ से थीटा के x इक्वल टू, तो यानी यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो थीटा ही बनेगा। ठीक है, हमने इसके लिए दो चीज ली, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली यानी ये वाली लाइन यहाँ पे चिपकाई, और एक रेडियल लाइन ली, और एक टेंजेंशियल। तो यहाँ से पता लग गया वेलोसिटी की डायरेक्शन जितना घूमा है, मतलब पहले इनिशियली पार्टिकल है इतनी वेलोसिटी से था, अब इतना घूम गया थीटा एंगल से, तो रेडियली भी वो कितना घूम जाएगा? थीटा ही। अभी बार बार नहीं करवाएंगे, एक बार करा दिया। अब मतलब कुछ भी कहे, मान लो वेलोसिटी ऐसे है और ये घूम के यहाँ आ गया, तो कितना एंगल घूमा है? इतना एंगल घूमा है। तुम यहाँ से भी अगर मिलाओगे तो शुरुआत में ऐसे था, अभी शुरुआत में ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया, यानी ये वही एंगल, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रूफ। अब इसका यूज करेंगे हम। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेट्स बताओ इस पॉइंट के। जब पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो कैसे होगा देखना। शुरुआत में ऐसे वेलोसिटी थी, ठीक है, मान लो ये कोई सेंटर है, ठीक है, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया घूम के, यहाँ मान लो ये वेलोसिटी हो गई बाद में। शुरुआत में रेडियस ये था, अब यहाँ हो गया, यहाँ पार्टिकल पहुंच गया। शुरुआत में ये कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब ये हो गए कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद, ठीक है। तो ये निकालने कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस में कितना, एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है ना, तो एक्स कितना, ये एक्स एक्सिस होगा, और ये बोलो ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ये होगा और एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा। वाई कोऑर्डिनेट ये, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हो जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और जेड कितना है यहाँ पर? 0, क्योंकि पूरे ही प्लेन पे जेड 0 है। जेड तो बाहर की तरफ है ना, अगर वो पार्टिकल घूमते घूमते बाहर भी जाता तो जेड कोऑर्डिनेट आता। तो हमें निकालनी ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। ये कितना है? r, और यहाँ से यहाँ तक r है, ये सेंटर है। इस r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? और cos थीटा है ना, ये वाला कितना होगा? r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट और sin थीटा। यानी x वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? और cos थीटा और sin थीटा। x वाला कितना हो गया? r sin थीटा। और y वाला कितना हो गया? ये है y वाला, y वाला r cos थीटा, तो ये है r माइनस r, ये है y वाला। अरे यहीं से तो नापते हैं 0 0 से, यहाँ से कितना नीचे, यहाँ से कितना नीचे, ये है, ये हमें पता है पूरा,
टोटल आर है, इसमें से आर कॉस थीटा घटा दो, तो यही तो बचेगा। तो हमारा जो ये आएगा, ये वाला दूरी मान लो ओ ए बी है ना, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, x और y। ध्यान से देखो x क्या है, x तो ए बी है, x कितना है, x है ये ओ सी, ये ओ सी बोलो चाहे ए बी बोलो, तो वो कितना है r साइन थीटा। बताओ x समझ आया, r साइन थीटा। y कितना होगा ओ ए, और ओ ए है कितना, मैं इसको लिख देता हूँ ओ सी और ओ ए, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, ओ सी को क्या लिख सकते हैं ए बी, और ओ ए को क्या लिख सकते हैं ओ, क्या रखो इसका नाम डी, तो लिखेंगे ओ डी माइनस ए डी, ये होगा ओ डी पूरा और इसमें से ए डी घटा दो, और ओ डी है कितना आर है ना, सेंटर से यहां तक की दूरी आर, तो ये आएगा आर माइनस और ए डी है कितना आर कॉस थीटा, तो हो जाएगा आर साइन थीटा, आर कॉमन 1 माइनस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, इस पॉइंट के, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के, ठीक है। क्या क्वेश्चन ने हमें आर दिया हुआ था, क्या क्वेश्चन ने हमें थीटा दिया हुआ था, क्या क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ था, गिवन क्या था हमें, गिवन था कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, गिवन था कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, गिवन था कि चार्ज पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी v है, गिवन था कि वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है b में, और गिवन था कि t टाइम के बाद बताओ वो कहां होगा, टाइम गिवन था, टाइम गिवन था, और बताना चार्ज पार्टिकल कहां हुआ, ये तो दिया ही नहीं हुआ था, ना आर दिया हुआ था, ना थीटा दिया हुआ, ना आर दिया हुआ, ना कॉस थीटा दिया हुआ। जब दिया ही नहीं हुआ तो इसके रूप में आंसर थोड़ी लिख सकते हो, आपको जो गिवन चीज है उनके रूप में लिखना है। तो आर की जगह क्या लिखोगे, आर के क्या लिखोगे, आर होता है एम वी अपॉन क्यू बी, आर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। क्या एम गिवन है, क्या बी गिवन है, क्या क्यू गिवन है, तो आंसर आएगा एम वी अपॉन क्यू बी साइन, अभी रुक जाओ, अब थीटा, थीटा कितना है, टी टाइम में कितना घूमा, थीटा घूम गया है ना, टी टाइम में थीटा एंगल घूम गया, और मैंने आपको बताया था थीटा एंगल घूमने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड क्या बताया था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये था टाइम पीरियड 2 पाई एंगल घूमने में, यानी पूरा सर्कल घूमने में, और फिर बताया था टी टाइम में थीटा एंगल घूमता है, थीटा रेडियन में, है ना। तो यहां से अगर टी टाइम में थीटा एंगल घूमा है तो थीटा एंगल होगा किसके बराबर, क्यू बी टी अपॉन एम, क्यू बी टी अपॉन एम, ठीक है। क्या क्यू गिवन है, क्या बी, क्या टी गिवन है, टी टाइम बाद बताओ एम, ये सब पता है, तो अब आंसर आएगा एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा की जगह आएगा क्यू बी टी अपॉन एम, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी 1 माइनस कॉस, और थीटा की जगह आएगा क्यू बी टी अपॉन, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये होंगे कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। और अगर इसमें ये और कह देता कि चल भी रहा है आगे की तरफ, मान लो उसकी वेलोसिटी ऐसे ना होकर ऐसे हो जाती, तो उसके दो कंपोनेंट होते, एक कंपोनेंट ये होता और एक कंपोनेंट ये होता, इस वाले कंपोनेंट की वजह से तो सर्कल में घूमता और इस वाले कंपोनेंट से आगे चलता, तो जेड डायरेक्शन भी आती तो जेड कोऑर्डिनेट भी आता, और जेड कोऑर्डिनेट कितना आता जो भी है v
और मान लो एंगल ये थीटा होता तो ये मान लो ये v cos थीटा होता, तो v cos थीटा की स्पीड से चलता t टाइम T तक, time तो में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम होता v cos थीटा इंटू में t, तो 0 की जगह आता v cos थीटा इंटू में t, ये कोऑर्डिनेट होते। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो आप। यहाँ पे मैंने ये समझाया कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है, और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करा। क्यों? ये और भी हार्ड वर्जन है इसका, मतलब ये तो आसान वर्जन लिया मैंने। ये क्वेश्चन और भी, मतलब अभी तो मैंने क्या करा है इसमें, सीधा सीधा आपको बता दिया एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, ये कर रहा है। उसमें तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वाई जेड प्लेन में, फिर इसको घुमाना था एक्स वाई प्लेन में, और फिर सॉल्व करना था। कुछ पल्ले पड़ा है या यूं ही गया सब कुछ?
और कराने कहाँ जाना है? दुकान पे। फिफ्थ बता दो। फिफ्थ ऐसे, फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे सारे भाई भाई जैसे। बता दो, मिला लेंगे, सही है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वो क्या कहते हैं, ई कांस्टेंट, यानी एक्सलेरेशन जीरो, स्ट्रेट लाइन पाथ। वेलोसिटी जीरो यानी एक्सलेरेशन जीरो। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सलेरेशन जीरो, क्योंकि एक्सलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी एक्सलेरेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है। और एक्सलेरेशन जीरो यानी फोर्स जीरो कह सकते हैं। एक्सलेरेशन जीरो यानी फोर्स जीरो, ये कह सकते हैं कब? जब कोई मास चेंज ना हो रहा हो तो हम कह सकते हैं हाँ एक्सलेरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सलेरेशन जीरो, एक्सलेरेशन जीरो यानी फोर्स जीरो अगर मास चेंज ना हो रहा हो तो। मास तो चेंज, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। अगर मास सेम है तो एक्सलेरेशन जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? पहला ऑप्शन है, यानी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जीरो है। चार्ज पार्टिकल फोर्स जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, क्या पॉसिबल है? बोलो। बोलो, यहाँ ध्यान दो। फोर्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। क्या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है फिर भी फोर्स जीरो हो सकता है? बताओ, हो सकता है? कौन सा वाले केस में हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है फिर भी फोर्स जीरो है, ये हो सकता है? कौन सा वाले केस में हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है फिर भी फोर्स जीरो है। बताओ। जब वो V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, हाँ, तो फोर्स क्या हो जाएगा? QVB साइन जीरो, फोर्स जीरो।
अरे स्ट्रेट लाइन पाथ याद करो, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होता था, फोर्स जीरो होता था, जबकि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती थी। तो ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है कि फोर्स जीरो हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो। फिर सेकंड केस में बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या फोर्स जीरो हो सकता है चार्ज पार्टिकल पर? क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां मौजूद है, तो क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है? तो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाएगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स जीरो होनी चाहिए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जीरो नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। सही नहीं है। फोर्थ केस दोनों मौजूद है तो बिल्कुल हो सकता है। वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी उतना ही, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेट जाएगा, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाएगा, दोनों का नेट फोर्स जीरो, तो हम कहेंगे नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो नेट फोर्स जीरो तो एक्सलेरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यस पॉसिबल है। तो दो ऑप्शन पॉसिबल थे, फर्स्ट और थर्ड। ये तो कंडीशनल केस हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या कोई सा भी केस पॉसिबल है या नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? तो यस पॉसिबल है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, पॉसिबल क्या पॉसिबल है या नहीं है? यस पॉसिबल है ना। आप हम कर सकते हैं ऐसा। ये पूछ ये थोड़ी कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं उसका ना, क्या कह रहा है उसमें, पॉसिबल है या नहीं, तो है पॉसिबल, यही पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी है इम्पॉसिबिलिटी। तो अगर चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पर उस पर फोर्स जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। ये वाला केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये लिख लेना आप, उसमें से वीडियो में से लिख लेना, मैं आगे कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन है ये, जो छोटे छोटे से आसान से। फिर से वही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और इस बार विदाउट डेविएशन मूव कर रहा है, यानी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सीधा चला गया, ना तो यहाँ डेविएट करा ना यहाँ डेविएट करा, सीधा चला गया। क्या ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो बताओ पॉसिबल है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, कोई फोर्स लगाएगा नहीं, फोर्स नहीं लगाएगा तो सीधा चला जाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स कैसे लगेगी? ऐसे ही तो लगेगी, क्यू ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो वो पार्टिकल कैसे जाएगा? पार्टिकल स्ट्रेट सीधा ही तो जाएगा, बस वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसने ये थोड़ी कहा स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही, वो कह रहे डेविएट नहीं करनी चाहिए, तो डेविएट नहीं कर रही, सीधी चली जाएगी, तो यस पॉसिबल है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट डेविएशन चला जाए? बोलो बोलो, हो सकता है पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? जब दोनों एंगल जीरो हो जाए, जब ऐसा हो कि, देखना ध्यान से,
क्यू चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वी नॉट स्पीड से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ एक कैपेसिटर डाल रखा हमने पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाला हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाला हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगाएगा भाई, वी नोड वेलोसिटी ऐसे है, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, ये क्यू ई फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा क्यू वी नॉट बी, ठीक है। और अगर वी नॉट की वैल्यू ई अपॉन बी हो, वी नॉट की वैल्यू ई अपॉन बी हो, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा क्यू वी नॉट बी बराबर क्यू ई अपॉन बी इंटू में बी, कितना फोर्स हो जाएगा क्यू ई, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, बोलो ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, तो एक ऊपर लग रहा है फोर्स, एक नीचे लग रहा है फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, तो सीधा ही चला जाएगा। तो ये क्या है, पॉसिबल है, ई भी मौजूद है, देखो बी भी मौजूद है, और फिर भी पार्टिकल अनडेविएटेड जा रहा है, तो यस पॉसिबल। फोर्थ केस बताओ, फोर्थ केस है ई जीरो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बताओ क्या चार्ज पार्टिकल सीधा जा सकता है, सर जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, फिर भी फिर भी क्या चार्ज पार्टिकल सीधा जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो तो वेलोसिटी भी ऐसे ही, और वेलोसिटी भी ऐसे, तो v और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो तो सीधा ही चला जाएगा, तो यस चारों ही केस पॉसिबल है इसमें, ठीक है, चारों ही केस में चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस चार्ज पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ, इनमें से कौन से केस में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ई जीरो है, बी भी जीरो है, क्या सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, नहीं घूमेगा, है ना, चार्ज पार्टिकल को फोर्स मतलब ऐसा थोड़ी है कि रस्सी डालकर घुमा दें उसको, तो नहीं आएगा इस केस में, पॉसिबल नहीं है। अगले में ई जीरो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर पाथ में घुमा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन सेम रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलती, तो चार्ज पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है या पैराबोलिक में जा सकता है, सर्कुलर में तो नहीं जाएगा, तो इस वाले केस को हम नॉट पॉसिबल कहेंगे। तीसरा केस, E इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले अच्छा ये वाला लो, पहले केस E इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा सकता है, तो ये पॉसिबल है। चौथा केस मेन इंपॉर्टेंट, ई भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो क्या होगा, बोलो कैसे होगा, हो जाएगा तो सर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, हाँ और मैग्नेटिक फील्ड कम हो, हाँ, तो सर सर्कुलर पाथ में घूमेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ को चेंज करेगा, है ना, या तो हेलिकल में चला देगा, मान लो सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या करेगा, उसको मूव कराएगा ऐसे, तो ऐसे चलेगा वो, मान लो हेलिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उसको आगे ऊपर की तरफ मूव कराएगा, तो ऐसे बनेगा, है ना, तो ऐसे अलग अलग केस बन सकते हैं, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। और कौन सा था ऐसा, एक और लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट डाल लेना चाहे तो लिखना एक और क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन,
मैं लिख रहा हूँ, रुक जा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वाले टाइप का। क्या था कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। यानी आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम क्या है? जीरो है। तो आप क्या कह सकते हो? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ये सब मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मस्ट मतलब जरूरी है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम क्या है? जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है वेक्टर में कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। तभी तो नेट फोर्स जीरो करेगा। और क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इन फोर्स को हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखेंगे क्यू ई वी वेक्टर। अरे क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। नेगेटिव मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू से क्यू कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस। अब बताओ तुम इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। और जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, तो उसे में बताया। हाँ, दूसरा भी है। हाँ, क्योंकि तीसरा है। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बी और बी परपेंडिकुलर। क्योंकि मैंने आज जब क्लास स्टार्ट कराई थी ना, तो मैंने 2-3 बार ये रिपीट करा था इसका आंसर। क्या रिपीट करा था मैंने? याद करो। मैंने कहा था ए क्रॉस बी का आंसर सी वेक्टर तब हो सकता है जब सी वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो, सी वेक्टर बी के वेक्टर परपेंडिकुलर, पर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। ये जरूरी। तो यही आंसर है। तो ई और बी मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो ई और बी मस्ट बी परपेंडिकुलर। ई और बी मस्ट बी परपेंडिकुलर। पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है। तो ये तीनों भी आपस में, तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए, वो आप करना ट्राई, नहीं तो किसी और दिन उनके बारे में बात करेंगे, इन 2 क्वेश्चन के बारे में भी। क्योंकि ऐसे ही आया था सीबीएसई में क्वेश्चन, जो मैंने 2 क्वेश्चन अभी छुड़वाए हुए हैं। ठीक है।